नाउ विल स्टार्ट। हम इक्विलिब्रियम, जहां रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए बोला जाता है, वहां इक्विलिब्रियम अगर आता है तो कैसे निकालेंगे। तो हेडिंग लिख लेना कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मतलब ये पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन और रिवर्सिबल रिएक्शन। हम किसी रिएक्शन का ऑर्डर निकालेंगे और ध्यान से समझना सारे, जिसमें कि ऑर्डर निकालेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन। एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से समझेंगे। जैसे एक रिएक्शन है O3 से बना O2 प्लस O, ये जो स्टेप है वो फास्ट है, और यहाँ बना O3 प्लस O, जिसमें बना 2O2, ये जो स्टेप है वो स्लो है। यहाँ फॉरवर्ड रेट K1 दिया है, बैकवर्ड रेट K2 दिया है, यहाँ पर K3 दिया है, रेट कांस्टेंट है। हमसे बोला गया है कि इस रिएक्शन के लिए रेट लॉ देखो और साथ में ये बताओ कि इसका ऑर्डर क्या होगा। ये कल वॉल्यूम में क्वेश्चन आया था, जो हमने बोला था आगे डिस्कस करने के लिए। ठीक, अब ध्यान से समझना। अब स्लो स्टेट है, तो हम स्लो स्टेट के अकॉर्डिंग क्या लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं। तो स्लो स्टेट इज आईडीएस, स्लो स्टेट इज आईडीएस, रेट डिटरमाइनिंग। अब इसमें अगर हम रेट लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू K3 कंसंट्रेशन ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन एंड कंसंट्रेशन ऑफ O3, कोएफिशिएंट 1 है, पावर में 1 ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ हो गया, अगर ये रिएक्शन नॉर्मल होता तो हम लिख देते, लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि हम देख पा रहे हैं दो स्टेप में जो रिएक्शन है, स्टेप 1 और स्टेप 2 में ओवरऑल में ये नेसेंट ऑक्सीजन कैंसिल होने वाला है, यानी ये ना तो रिएक्टेंट का पार्ट है ना तो प्रोडक्ट का पार्ट है, ये है रिएक्शन इंटरमीडिएट। और हम जानते हैं कि रिएक्शन इंटरमीडिएट को रेट ऑफ रिएक्शन में हम नहीं लिखा करते, क्योंकि अगर उस रिएक्शन का काइनेटिक्स जानना है, स्पीड जानना है, तो जो बीच में बनता है इंटरमीडिएट, वो उसकी काइनेटिक्स को डिसाइड नहीं करता है, उसकी स्पीड को नहीं बताता है, क्योंकि वो उस टाइम के लिए बनता है, तुरंत कंज्यूम हो जाता है। कुल मिला के हमारा कंक्लूजन ये ऑलरेडी मैं बता भी चुका हूं कि जो इंटरमीडिएट होते हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन में नहीं लिखा जाता है। तो इंटरमीडिएट is not represented in rate law, यानी किसी रिएक्शन का काइनेटिक्स जानना है, स्पीड जानना है, तो उसमें हम इंटरमीडिएट को रिप्रेजेंटेशन करके नहीं बता सकते, इंटरमीडिएट नहीं लिखा जाता। कैटलिस्ट लिख सकते हैं, इंटरमीडिएट नहीं लिख सकते, इसलिए यहाँ पर इंटरमीडिएट लिखा हुआ है। और ये हम कुछ ना कुछ यहाँ पर गलतियां नहीं, मतलब लिखने के लिए तो सही लिखे, बट इंटरमीडिएट को हमें इलिमिनेट करना है। तो अब हमारा ये काम रहेगा, नाउ इलिमिनेट इन रिएक्शन इंटरमीडिएट। हम इस रिएक्शन इंटरमीडिएट को इलिमिनेट करना चाहते हैं।
अब हमारा स्टेप होगा इस रिएक्शन के इंटरमीडिएट को एलिमिनेट किया जाए। एलिमिनेट करने के लिए हम यहाँ जाएंगे स्टेप नंबर 1 पे। अब स्टेप नंबर 1 पे जो जाएंगे तो ये अब रिवर्सिबल है और ये इरिवर्सिबल। तो स्टेप नंबर 1 में हम अपना रिवर्सिबल वाला यानी केमिकल इक्विलिब्रियम वाला कॉन्सेप्ट पूरा लगा देंगे। क्या? फॉरवर्ड रिएक्शन अपॉन बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल टू के इक्विलिब्रियम इक्वल टू फॉरवर्ड है K1 बैकवर्ड है K2 इक्वल टू प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कोएफिशिएंट 1 है पावर में 1 नेसेंट ऑक्सीजन कोएफिशिएंट 1 है पावर में 1 और डिवाइड बाय प्रोडक्ट सॉरी रिएक्टेंट ओजोन। तो हमने लिख दिया K1 अपॉन K2 और ये प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट। अब यहां से हम कंसंट्रेशन ऑफ O निकाल सकते हैं। तो यही कुछ जो है यहां पर यहां से अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ O निकालें नेसेंट ऑक्सीजन ये हो जाएगा K1 O3 अपॉन K2 और ये हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ O। इस नेसेंट ऑक्सीजन का वैल्यू उठा के यहां पुट कर देंगे। एलिमिनेट करने चले थे ना, एलिमिनेट करना इस नेसेंट ऑक्सीजन का वैल्यू उठा के यहां पुट कर देंगे। वैल्यू हो जाएगा ROR इक्वल टू K3 नेसेंट ऑक्सीजन का वैल्यू हो जाएगा K1 अपॉन K2 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ O3 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ O2 और ये बचा हुआ है O3। अब देखो तुम चाहो तो इसको एक नया कांस्टेंट भी ले सकते हो, ओवरऑल कांस्टेंट बोल सकते हो या नहीं तो अलग अलग भी लिख सकते हो। K1 अपॉन K2 इक्विलिब्रियम डाला है तो एज पर ऑप्शन जाएंगे K3 इनटू K इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम ये वाला इनटू अब यहाँ O3 2 आ गया तो O3 के ऑर्डर हो जाएगा तो 1 इंटू 2 और ये O2 पर जाएगा O2 के पावर में हो जाएगा -1। ठीक है, तो इस तरह से हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे। यही रेट लॉ लिखने का हमारा तरीका है। ठीक है, तो कभी भी इंटरमीडिएट प्रॉब्लम की रेट अगर इंटरमीडिएट तुम लिख रहे हो तो गलत लिख रहे हो, लिखने का ये तरीका है। और ये दोनों एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का पार्ट, देखो ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट बनेगा। तो कभी भी इंटरमीडिएट में आप नहीं लिखोगे। तो इसका ऑर्डर हो गया 2 और इसका ऑर्डर हो गया -1, ओवरऑल ऑर्डर 2 -1 -1 हो जाएगा। इस तरह से आप लिखोगे। ठीक है, इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 -1 ओवरऑल ऑर्डर ये हो जाएगा। तो ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ऑर्डर ये 2 हो गया और -1। बात क्लियर हो गई सबको? डू यू अंडरस्टैंड? चलो तो आज के क्लास में सीरियस होकर पढ़ाई करो, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। तो आज के लेक्चर में कुछ एडवांस पार्ट चलेगा। लिख लिया होंगे, हटा दो। चलो मैं 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, तुम उसमें आंसर बताओगे। राइट डाउन क्वेश्चन। एक रिएक्शन है, रिएक्शन दे दिया गया है 2A + B।
रिएक्शन इसलिए दिया जाता है कि तुम आप पहचान पाओ कौन रिएक्टेड एंड कौन प्रोडक्ट है, उसके अलावा रिएक्शन इंटरमीडिएट हो और इधर लिखा हुआ प्रोडक्ट। और ये रिएक्शन दो स्टेप में हो रहा है। पहला जो स्टेप है 2A A2 और ये A2 प्लस B, ठीक है, A2 प्लस B बना प्रोडक्ट। ये फर्स्ट स्टेप है और ये स्लो है। अब मुझे इसका ऑर्डर बताइए, इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा? ऑप्शन में है 2 1 3 और 3/2। जल्दी से बताओ इसका ऑर्डर क्या होगा इस रिएक्शन में? एक आंसर है जैस का 2। बाकी का आंसर बाकी किसी का आंसर नहीं। मतलब 53 स्टूडेंट आर प्रेजेंट हियर, एक टाइम सर आया। तो ऐसा करो कि जेई में जाने के सपने छोड़ दो, कुछ अगला प्रोग्राम करो, घर पे खेती करो, खेती वगैरह जाके घर गाँव में खेत लो, खेती करो, एग्रीकल्चर करो। आयन टिम्बोली का एक आंसर आया, तो जैस का 2 आया और आयन टिम्बोली का 3 आया, आदर्श का 3 आया। चलो देखते हैं, तो हम लिखेंगे इसमें स्लो स्टेप इज आइडियस, लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के, यहाँ मान लो K1 K2 K3 मैं दे रहा तो मान लो K3 A2 का पावर में 1 और B के पावर में 1, दोनों में कोएफिशिएंट 1 है, हमने 1 लिख दिया। ये अपने आप में क्या है, एलिमेंट्री है, क्योंकि अभी स्लो स्टेप को बोलना नहीं पड़ता एलिमेंट्री है कि नहीं है। ये अपने आप में एक एलिमेंट्री रिएक्शन है। फाइल का ऑप्शन आया, ऑर्डर 2 आया, ओमकार का 3 आया। ये अपने आप में एलिमेंट्री है, तो हमें बोलने की कोई जरूरत नहीं। अब बात ऐसी है कि रिएक्शन में A2 बना है और A2 कंज्यूम हो गया, यानी दिस वन विल बी रिएक्शन इंटरमीडिएट, यानी हम बोल सकते हैं कि A2 इज ए रिएक्शन इंटरमीडिएट। A2 इज ए रिएक्शन इंटरमीडिएट, तो हमें इसको एलिमिनेट करना है। नाउ A2 इज एलिमिनेट, एलिमिनेट करने के लिए हमें यहाँ जाना पड़ेगा। हम लिख देंगे क्या इक्विलिब्रियम K1 by K2 लिखो, फॉरवर्ड अपॉन बैकवर्ड, या A2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A के पावर में 2, पावर में 2 लिखा जाएगा
क्यों? क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 2। अब हमें यहां से निकालना है A2 का कंसंट्रेशन, क्रॉस मल्टीप्लाई मार देंगे, K इक्विलिब्रियम इनटू A का स्क्वायर, और ये वैल्यू आप चुपचाप उठा के यहां पुट कर देंगे। जब पुट करोगे यहाँ पे क्या आ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू K3, और इसका वैल्यू हो जाएगा K इक्विलिब्रियम, और ये हो जाएगा A स्क्वायर। A स्क्वायर इज ए पार्ट ऑफ रिएक्टेंट, और ये हो जाएगा B। तो हमसे ऑर्डर पूछा है, किसी के रिस्पेक्ट में नहीं पूछा है, तो ओवरऑल ऑर्डर है। तो अगर हमसे पूछा होता ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू A 2 होगा, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू B 1 होगा, और ओवरऑल ऑर्डर 3 होगा। तो यहाँ ऑर्डर बोला तो मतलब ओवरऑल बोलना, और करेक्ट आंसर इज 3। तो लास्ट क्लास पर सृष्टि का आया, सोहन का आया, परी का आया, तो ओवरऑल ऑर्डर इज 3। ठीक है, आपको फास्ट बनाना है, नहीं फास्ट बना रहे हो वही काम बताया तुम्हें कि गांव जाओ और जमीन वगैरह लो, एग्रीकल्चर करो, थोड़ा सा गाय भैंस भी रख लेना, क्योंकि आईटी निकालने के लिए दम होना चाहिए। दिमाग में भूसा भरा हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं, करके दिमाग में रखो। एक रिएक्शन है, ये हाइपोथेटिकल रिएक्शन, हाइपोथेटिकल रिएक्शन A2 plus B2, A2 plus B2 फॉर्म टू AB, ये रिएक्शन है। इसका जो मैकेनिज्म है, फॉलो द मैकेनिज्म, मैकेनिज्म मतलब स्टेप 1 स्टेप 2 में रिएक्शन कैसे हो रहा है। तो नीचे लिखा है A2 से बना A plus A, this step is first step, and A plus B2 ये बना AB plus B, this one is the slow step, और A plus B this one is fast step। अब देखो हमने क्या बोला था, स्लो स्टेप इज आईडीएस, लेकिन जहां इंटरमीडिएट बनेगा वहां ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। अब मैं ये टॉपिक इसलिए उठाया हूं, ये तो हम जानते हैं कि स्लो स्टेप इज आईडीएस होता है, लेकिन ये सीटी लेवल का है, मतलब कि स्लो स्टेप इज आईडीएस हमने लिख दिया, लेकिन थोड़ा सा और आगे जाओगे तो क्या होगा, इसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट आ जाएगा। तो जब रिएक्शन इंटरमीडिएट आता है तब का कहानी ये बता रहा हूं। अगर रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं आता तो कुछ सोचना ही नहीं है, इसका 1 और 1 2 हो जाएगा। लेकिन जब रिएक्शन इंटरमीडिएट आता है तब के बारे में बात करना, तो हमें बताना है इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा। ऑप्शन ए में है 2, बी में है 1, सी में है 3/2 और डी में है 0। जल्दी से मुझे कंफर्म कीजिए इसका आंसर क्या है।
यहाँ मानना है तो मान सकते हो A1 A2 फॉरवर्ड बैकवर्ड K3 K4। एक आंसर आया सोहम पाटिल का, बिल्कुल करेक्ट है। एक आंसर आया मधुरा का, बिल्कुल गलत है। साक्षी का आया, बिल्कुल गलत है। परी का आया, बिल्कुल सही है। ओमकार का आया, बिल्कुल सही है। अथर्व का आया, अथर्व कोट का बिल्कुल सही है। सृष्टि का आया, बिल्कुल सही है। वैष्णवी का आया, बिल्कुल सही है। चलो मैं बनाता हूँ। स्लो स्टेप इज आइडियस, रेट स्टेप। लेकिन ये अगर इतना आसान होता तो डायरेक्ट नहीं बोल देते कि रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू K3 A के पावर में 1। ये अपने आप में एलिमेंट्री रिएक्शन है, ये एलिमेंट्री है। हम इससे कोएफिशिएंट क्या ले सकते हैं, पावर हो जाता 2 ऑर्डर। लेकिन प्रॉब्लम है कि यहाँ A जो है वो इंटरमीडिएट है, इधर भी है। तो हमें यहाँ here A is intermediate, ये एक इंटरमीडिएट है। नाउ एलिमिनेट इट। हमें इसको एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करने के लिए हम इक्विलिब्रियम के पास जाएंगे। यहां से एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हम जाएंगे इक्विलिब्रियम के पास। क्या लिखेंगे इक्विलिब्रियम के पास? K इक्विलिब्रियम इक्वल टू प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट यहाँ पर एक दो दो एक स्क्वायर कर दो, और यहाँ पर रिएक्टेंट है A2, A2 का कोएफिशिएंट 1 है, 1 लिखेंगे। हमें ये चाहिए ना, ये हो जाएगा K इक्विलिब्रियम और A2 के पावर में हो जाएगा 1/2। यदि अंडर रूट होगा हम दोनों को अलग अलग सेपरेट लिख दे रहे हैं। यहाँ से हो जाएगा K इक्वल टू A स्क्वायर है, इधर जाएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा, और अंडर रूट का मतलब 1/2 लिख दीजिए। इस वैल्यू को उठाकर चुपचाप यहाँ पुट कर दो। तो पुट करोगे तो क्या आएगा? रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू K3 कंसंट्रेशन ऑफ A, K इक्विलिब्रियम के पावर में 1/2 A2। यहाँ पर A2 हो जाएगा, A2 के पावर में क्या हो जाएगा 1/2, और B2 के पावर में 1, B2 के पावर में 1। ये हमारा हो गया, एलिमिनेट हो गया। ये हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे, ठीक है। हमसे ऑर्डर पूछा है, ऑर्डर हमसे रिएक्शन का पूछा है, किसी पर्टिकुलर का नहीं पूछा है। तो इसका 1 और इसका 1 + 1/2 क्या हो जाएगा 3/2। नाउ करेक्ट आंसर इज सी। करेक्ट आंसर इज सी। आयन सिंबॉलिक तुम्हारा 0 कैसे आ गया? सिंबॉली लगा दो। चलो एक क्वेश्चन और देता हूं, देखता हूं इसका आंसर आ रहा है। एक क्वेश्चन को नहीं आएगा आंसर, 2 को नहीं आएगा, 3 को नहीं आएगा, 4 को नहीं आएगा, उसको मेरा क्यों नहीं आएगा, उसका कोई उपाय नहीं। चलो एक रिएक्शन लिखा हुआ है CHCl3 + Cl, ये CCl4 है प्लस HCl। ये मेन रिएक्शन है, लेकिन ये रिएक्शन 2 प्रोडक्ट है। मैकेनिज्म है इसका Cl2 K1 K2 2 क्लोरीन रेडिकल। रेडिकल का थोड़ा बहुत जानते हो, केटायन होता है, एनायन होता है, रेडिकल होता है। नहीं जानते तो अभी ऑर्गेनिक में आएगा पूरा। तो एक रेडिकल नाम का कोई चीज है,
दिस स्टेप विल बी फास्ट। नेक्स्ट है CHCl3 प्लस रेडिकल, ये बना K3 HCl बना प्लस CCl3 बना, और ये स्लो हेवी रेडिकल है CCl3 रेडिकल प्लस Cl रेडिकल, ये K4 है, CCl4 ये फास्ट है। नीचे लिखा हुआ है रेट इक्वल टू K3 CHCl3 Cl2। सेकेंड ऑप्शन है रेट इक्वल टू K4 CCl3 और यहाँ है Cl रेडिकल। तीसरा है रेट इक्वल टू K इक्विलिब्रियम CHCl3 और यहाँ Cl2। फोर्थ वन है रेट इक्वल टू K3 K इक्विलिब्रियम पावर का 1/2 CHCl3 और यहाँ है Cl2 के पावर में 1/2। जल्दी से बनाइए और मेरे को बताइए कि इसका ऑप्शन क्या है। जेईई मेंस में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं और आते हैं तो आपको बनाना पड़ेगा। एक आंसर आया, दो आंसर आया, साक्षी का और परी का। अंकुश लाड का भी आया, पायल का भी आया, आयन तिम्बोली, तुम्हारा क्या आंसर आया? तंबोली। सोहम पाटिल का भी आया और सबका आंसर सही है। और देखते हैं कि प्रोसेस से बनाए होगा। स्लो स्टेप इज IDS, ये अपने आप में क्या है? एलिमेंट्री है। तो रेट कैसे लिखेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू K3 CHCl3 और यहाँ हो जाएगा Cl रेडिकल। प्रॉब्लम ये है कि रेडिकल ना तो रिएक्टेंट में है ना तो प्रोडक्ट में, यानी दिस वन इज अ पार्ट ऑफ इंटरमीडिएट। तो here Cl radical is a intermediate. Here Cl radical is an intermediate. Now it will be eliminated. Now it will be eliminated. कैसे एलिमिनेट करेंगे? हम जाएंगे इक्विलिब्रियम के पास। इक्विलिब्रियम में क्या लिखेंगे? K1 upon K2 यानी K इक्विलिब्रियम इक्वल टू प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट। Cl रेडिकल है, पावर में 2 जाएगा क्योंकि कोएफिशिएंट 2 है और यहाँ है Cl2। अगर यहाँ से हम क्लोरीन Cl रेडिकल बाहर निकाले क्या आएगा? K इक्विलिब्रियम के पावर में 1/2 और कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 के पावर का 1/2। ये दोनों से मल्टीप्लाई में जाके इधर स्क्वायर है। इसका वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देंगे, चुपके से पुट कर दो। जब पुट करोगे तो क्या आएगा? K3 आएगा और यहाँ पर इसको मैं पहले लिख दे रहा हूँ K इक्विलिब्रियम के पावर में 1/2। ये तो ऐसा ही रहेगा, CHCl3 ही रहेगा और ये रहेगा Cl2 के पावर में 1/2 है ना, 1/2। अभी हमें कुछ ऐसा ही दिख रहा है आंसर। तो सबका जो आंसर आया है तंबोली का भी आ गया है और थर्ड फोर्थ बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो अब मुझे नहीं लग रहा है कि इस टाइप के क्वेश्चन में तुम लोग गलतियां करोगे।
क्या लग रहा है? अब नहीं करोगे ना गलतियां करोगे? अब इस टाइम क्वेश्चन में गलतियां होगी क्या? नो। तो आगे बढ़े, इस टाइप के क्वेश्चन गलती नहीं करना। अब आगे हम स्टार्ट करते हैं पैरेलल रिएक्शन। और कुछ स्लाइड समझ लो का चल बवाले कर रहे हो। समझ में आएगा? और काली नहीं है ना तो भोपाल नहीं दे रहे हो ना? मतलब क्या होता है? चलो तो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, पैरेलल रिएक्शन। तो पैरेलल रिएक्शन देखो क्या है, नीट में भी नहीं है, जेईई मेंस में भी नहीं है, सीधे जेईई एडवांस में। और पैरेलल रिएक्शन तुम फिजिक्स में पढ़ोगे जब तुम रेडियो एक्टिव पढ़ोगे। तो डायरेक्ट जेईई एडवांस में, लेकिन कभी क्या, कभी किस्मत, कभी क्वेश्चन टपक जाए। तो हम यहाँ से हम वो सब चीजें जानेंगे कि एक पैरेलल रिएक्शन क्या होता है, कि हमें जानना जरूरी है ना। एक पैरेलल रिएक्शन क्या होता है, क्या क्या क्वेश्चन हमसे पूछेगा, ठीक है, ताकि हम सोल्व कर पाए जेईई मेंस लेवल तक। उसके लिए भी तैयार रहना, नहीं कि सर नहीं आ रहा तो छोड़ देंगे। तो हम पहले लिखेंगे पैरेलल रिएक्शन। पैरेलल रिएक्शन, अब सबसे पहले बात ये है कि पैरेलल रिएक्शन में हमें पैरेलल रिएक्शन का मीनिंग जानना है, कि पैरेलल रिएक्शन होता क्या है। मीनिंग जानने के बाद ये जानना है कि पैरेलल रिएक्शन में क्या क्या हमें निकालना होता है, ठीक है। फिर इसके बाद कुछ फॉर्मूले ड्राइव होंगे, फिर कुछ न्यूमेरिकल होंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं पैरेलल रिएक्शन समझने। अभी हमने बहुत सारा रिएक्शन देखा है फिजिक्स में, पैरेलल करंट और सीरीज में तुम लोग पढ़ते हो, पैरेलल और सीरीज। तो पैरेलल रिएक्शन का मतलब ये हुआ, वो फिजिक्स में पढ़ता हो ना, करंट आया, इधर भी लगा हुआ, इधर भी लगा हुआ, इधर भी रेजिस्टेंस लगा हुआ, इधर भी लगा। ये करंट दो पार्ट में डिवाइड हो गया, कुछ इधर चला गया, कुछ इधर चला गया, लेकिन दोनों करंट का सम क्या आएगा, ये आएगा ना। चलो जानना चाहते हैं कि पैरेलल रिएक्शन क्या होता है, समझो पैरेलल रिएक्शन क्या होता है। ऑर्गेनिक वगैरह में, अभी ऑर्गेनिक स्टार्ट नहीं हुआ है, ऑर्गेनिक वगैरह में क्या होता है, बहुत सारा रिएक्शन ऐसा होता है कि जो प्रोडक्ट बनाता है, और एक प्रोडक्ट जो होता है मेजर होता है। मेजर कहने का मतलब ये हुआ, और एक प्रोडक्ट माइनर होता है। मेजर करने का मतलब ये हुआ कि हमारे मेन प्रोडक्ट है और ये ज्यादा बन रहा है, जिससे 90% बन रहा है। माइनर करने का मतलब ये बहुत कम बन रहा है, मतलब हमारे लिए रिक्वायरमेंट नहीं है, ये हमारे लिए बाई प्रोडक्ट के जैसा हो जाएगा। माइनर हमारा मेजर नहीं है, जो है हमारा मेजर। तो मेजर के रास्ते से एक माइनर भी बनता जा रहा है, पैरेलल, उसी के पैरेलल में वो भी तैयार होता चला जा रहा है। हम माइनर बना नहीं रहे थे, माइनर बन जा रहा था। जैसे एग्जांपल लेते हैं, अगर ऑर्गेनिक की बारे में बात करें, अगर ये अल्कोहल फिनॉल पर मान लो क्लोरीन अटैक कर रहा है, तो ये क्लोरीन जो है वो दो जगह अटैक कर सकता है। अभी कहाँ अटैक करेगा वो सब बाद में बात करेंगे। एक क्लोरीन यहाँ भी कर लेगा और एक क्लोरीन यहाँ भी अटैक, ठीक है। और तो क्लोरोफिनॉल बोल देंगे, पैराक्लोरोफिनॉल बोल देंगे, पैरा बोलेंगे, क्लोरो बोलेंगे। अब ये हो जाता है माइनर और ये हो जाता है मेजर। हमें बनाना था ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट प्रोडक्ट है, ये हमारा बाई प्रोडक्ट है। हम माइनर नहीं चाहते हैं बनाना, हम चाहते हैं मेजर बनाना।
लेकिन उसके पैरेलल में एक और रिएक्शन बन जा रहा है माइनर, हम बना नहीं रहे तो बन जा रहा है। तो खाना बनाते बनाते क्या होता है, मेन खाना बनाते बनाते एक पैरेलल भी कोई चीज खाना बन जाता है, बना नहीं रहे थे लेकिन बन जा रहा है। तो मेजर बनाते बनाते माइनर भी उसी रिएक्शन में बन गया, उसी के पैरेलल बन गया, उसी रिएक्शन में बन गया। ये मत सोचना कि दो प्रोडक्ट का मतलब ये हुआ कि पैरेलल रिएक्शन, नहीं, मेजर बनाते बनाते उसी के पैरेलल में एक माइनर में बन गया। जो भी कम है उसी को माइनर बोला जाएगा, जो ज्यादा है वो मेजर बोला जाएगा। अब हमें इसकी काइनेटिक्स को समझना जरूरी होता है, क्योंकि जब लैब वगैरह में रिएक्शन होते हैं तो मेजर किस स्पीड से बन रहा है, माइनर का परसेंटेज कितना है जानना है, निकालना है। मेजर का परसेंटेज कितना है, माइनर का परसेंटेज कितना है, निकालने के हमें मान लो काइनेटिक्स की जरूरत है, क्योंकि जो लैब वगैरह में उसको पता चाहिए ना कि कितना बन रहा है, कितना बन रहा है, कितना परसेंट है, कितना परसेंट है, कितना स्पीड से बन रहा है, कितना स्पीड से बन रहा है। तो उसकी काइनेटिक्स को समझने की जरूरत है, स्पीड क्या है बनने की। इसीलिए एक टॉपिक आया है पैरेलल रिएक्शन, ताकि हम समझ पाए कि इसका काइनेटिक्स के बारे में जाने। ठीक है, तो पैरेलल रिएक्शन का मतलब ये होता है कि मेजर के साथ साथ एक माइनर भी तैयार करें। ये फिजिक्स में भी आएगा, तुम अगर डीके रेडियोएक्टिव डीके कराओगे थोरियम वगैरह बनता है, उसके साथ और भी बनता है। याद रखना पैरेलल रिएक्शन है, हमें इसकी डेफिनेशन कोई जरूरत नहीं है। पैरेलल का मतलब होता है मेजर के साथ साथ। आवाज क्लियर आ रही है सबको ना? आवाज क्लियर? ओके। तो पैरेलल के साथ साथ मेजर के साथ साथ एक दूसरा माइनर बन जाता है उसी के पैरेलल में, तो हम उसको बोलते हैं पैरेलल रिएक्शन। हमें इंडिकेट कैसे करेंगे, मान लो एक ए है, ए जो है वो बना रहा है बी और बना रहा है सी। अब समझ पा रहे होगे ना, बी और सी मतलब दो अलग अलग नहीं बना रहा है, एक ही में बना रहा है। एक मेजर है इनमें से, एक माइनर है, तो दोनों पैरेलल बन रहा है, मेजर और माइनर। ठीक है, तो ऐसा इंडिकेट करें। इसका बनने का स्पीड ये K1 बताएगा और ये K2 बताएगा। अब ये K1 और K2 रेट कांस्टेंट से डिसाइड कर लेंगे किसका स्पीड बनने का ज्यादा है। K1 का वैल्यू ज्यादा है तो इसका बनने की स्पीड ज्यादा होगा, K2 का वैल्यू कम है तो इसका स्पीड कम होगा बनने का। ठीक है, तो A जो है वो B और C पैरेलल दो प्रोडक्ट जनरेट करता है, एक मेजर और एक माइनर। एक चीज और यहाँ समझने की जरूरत है, जैसे तुम फिजिक्स में जो जानते हो कि करंट आ रहा है और यहाँ रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो ये जो अगर 15 वोल्ट अगर आ रहा है, 15 एम्पीयर अगर करंट आ रहा है तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। कुछ करंट इधर चला जाता है, कुछ करंट इधर चला जाता है, लेकिन दोनों करंट का सम जो होगा वो इसके बराबर ही होगा ना, दोनों करंट का सम इसके बराबर ही होगा ना। उसी तरह से यहाँ पर केमिस्ट्री में समझने की जरूरत है। मान लो 15 वोल्ट कम हुआ, 15 वोल्ट कम होगा, हो सकता है 15 वोल्ट कम हुआ तो 10 वोल्ट इधर गया होगा बन के और 5 वोल्ट इधर गया होगा, लेकिन दोनों मिलके तो 15 ही बने होंगे ना, 20 तो बन नहीं गए होंगे। यानी जो ए का कम होने का स्पीड है वो बी और सी के बनने दोनों के एडिशन के, यानी हम ये बोल सकते हैं कि ए का जो कम होने का स्पीड है बी और सी के बनने का जो स्पीड है दोनों के सम के बराबर है। फिर से सुनो, ए के जो कम होने का स्पीड है बी और सी के जो बनने का स्पीड है दोनों के सम के बराबर होगा। यानी ए जितना कम होगा दोनों का सम उतना बराबर होगा ना। मान लो ये ए है, ये ए है, अगर ये x कम हो तो x बना, अगर मान लो y कम हो तो y बना, हो सकता है ना। 15 कम हो तो 10 ये 5 ही बने। तो तुम हम ये बोल सकते हैं कि -dA/dt। अब आ जाओ पार्ट 1 में, रेट ऑफ रिएक्शन के पार्ट 1 में। पार्ट 1 में तुम्हें क्या सिखाया गया था कि -dA/dt, ये इसका ए का कम होने का स्पीड है, एक इस स्पीड से कम हो रहा है, तो जिस स्पीड से कम होगा ये दोनों के बनने का जो स्पीड होगा दोनों के सम के बराबर होगा। यानी हम यहाँ लिखेंगे, अब ये नहीं लिखेंगे, अलग अलग नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों के सम के बराबर होगा।
ये तो प्रोडक्ट है, हमें प्लस लिखना पड़ेगा dv अपॉन dt प्लस dc अपॉन dt। क्या ये बात है सबको समझ में आई ना? ये कैसे हमने लिख दिया? ए का जो कम होने का स्पीड है वो बी और सी के बनने की स्पीड के दोनों के सम के बराबर होगा। अब ये भी समझाया था 15 मोल वाला कि 10 मोल इधर गया 5 मोल इधर आया, तो इसका कम होने का स्पीड 15 है तो दोनों के सम के बराबर होगा स्पीड। उसी से हमने ए लिखा है। पैरेलल रिएक्शन तुम देख सकते हो, पैरेलल ये इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ते भी हो तो दोनों के सम के बराबर होगा। जो करंट दो पार्ट में डिवाइड हो गया है तो दोनों के करंट सम के बराबर होगा। अब थोड़ा सा आते हैं, हम यहाँ डीबी और डीसी को एलिमिनेट करना चाहते हैं। डीबी और डीसी को एलिमिनेट करना चाहते हैं। इससे कि पहले हम एलिमिनेट करें, ठीक है, अब ये बात जान ले कि हमें इस टॉपिक में पढ़ना क्या है। तो हमने तुम्हें पैरेलल रिएक्शन का मीनिंग समझाया कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ पैरेलल रिएक्शन। पैरेलल रिएक्शन का डिफाइन कैसे करेंगे। हमने बहुत तरह का रिएक्शन का नाम सुना है, स्लो रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन, एक्टोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, बहुत तरह का हमने रिएक्शन का नाम सुना है। पहला वाला ऐसा है पैरेलल रिएक्शन। तो पैरेलल रिएक्शन का मीनिंग क्लियर हो गया हो, मेजर के समानांतर एक दूसरा माइनर बनता है और उसका इक्वेशन कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। अब इसमें हमें मेन जो पढ़ना क्या है वो हम लिखेंगे, क्योंकि तो हमें इसमें पढ़ना ये है, मतलब क्वेश्चन किसके रिगार्डिंग पूछा जाए तो पूछा जाएगा किसी टाइम पर ए कम होकर कितना बना, यानी कंसंट्रेशन ऑफ ए पूछा जाएगा या कंसंट्रेशन ऑफ बी पूछा जाएगा या कंसंट्रेशन ऑफ सी पूछा जाएगा एट एनी टाइम टी, यानी किसी एक टाइम पर किसी टाइम पर ए कितना बना है या बी कितना, सॉरी ए कितना कम हुआ है, बी कितना बना है और सी कितना बना है किसी टाइम पर। ये पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, यानी ए का कम होने का स्पीड कितना है, सॉरी ए का अल्फा कितना है, ये कितना कम होगा। तीसरा क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाएगा कि परसेंटेज ऑफ बी एंड सी, जब बी और सी बना इसका कितना परसेंट बना है इन द मिक्सचर ऑफ ए एंड बी। ए और बी के मिक्सचर में, सॉरी ए और बी एंड सी, बी और सी के मिक्सचर में बी कितना परसेंट बना, ए कितना परसेंट बना, हाउ मच डी विल, क्योंकि दोनों एक ही में बन रहा है, अलग अलग थोड़े बन रहा है, मैं सोचता हूं अलग अलग बन रहा है, दिमाग फटा है कि दोनों अलग अलग बन रहे हैं, एक में मेजर है एक में माइनर है, रिएक्शन एक ही पैटर्न में हो रहा है, ये हमें पढ़ना। उसके बाद हमें जो पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि किसी टाइम पर हमें बीटी निकाल के बीटी और सीटी का कंसंट्रेशन क्या होगा। बीटी बोले तो किसी टाइम पर कंसंट्रेशन क्या है और सीटी बोले तो किसी टाइम पर सी का कंसंट्रेशन। फिर तुम्हें पढ़ना है कि हमें के इफेक्टिव क्या होगा, के इफेक्टिव क्या होगा, ठीक। उसके बाद हमें 6 हाफ लाइफ टाइम भी देखना है। तो 4-5 चीजें पूछा जाता है, 4-5 चीजें पूछा जाता है, ये आपका इसके रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा जाए और यही चीजें हम तो आपको मैं बता रहा हूँ वन बाय वन, एक एक कॉन्सेप्ट बताता जाऊंगा, ध्यान से सुनते जाना और एक एक क्वेश्चंस भी करवाते जाऊंगा। तो ये स्टेप समझ में आई हो, ए का कम होने का स्पीड बी और सी के सम के बनने के स्पीड के बराबर है। अब हम यहाँ से बी और सी को एलिमिनेट करना चाहेंगे। तो मान लो एक रिएक्शन है ए से बी बना, यही वाला जिसका K1। अच्छा एक बात और है, ये जो हम पैरेलल रिएक्शन यहाँ पढ़ने वाले हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए पढ़ने वाले, केवल और केवल फर्स्ट ऑर्डर, जीरो और सेकंड ऑर्डर के लिए नहीं पढ़ने वाले, ओनली फॉर फर्स्ट ऑर्डर। तो मान लो ए से जब बी बना इसका ऑर्डर 1 है, हम इसके लिख सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, K1 ए के पावर में 1, ऑर्डर 1 है ना,
ठीक है, ऑर्डर 1, ठीक है। ये हमने पहला पार्ट से लिख दिया। अब सोचो, सॉरी ये पार्ट 2 से लिख दिया, रेट लॉ से लिख दिया। अगर हमें इसका रेट ऑफ रिएक्शन पार्ट 1 से लिखना होता तो कैसे लिखते हैं? माइनस dA अपॉन dt इक्वल टू प्लस dB अपॉन dt। ये क्या हमने लिख दिया? रेट ऑफ रिएक्शन। लिखा या नहीं लिखा? याद होगा तुम्हें, मैं डेराइव करवाया था इंटीग्रेटेड रेट लॉ। इंटीग्रेटेड रेट लॉ हमने तुम्हें डेराइव करवाया था, तो पार्ट 1 से पार्ट 2 से हमने लिखा था, लिख सकते हैं ना। अब देखो, रेट ऑफ रिएक्शन चाहे इस रिएक्शन का इस तरह से निकालो या रेट ऑफ रिएक्शन इस तरह से निकालो। रेट ऑफ रिएक्शन तो रेट ऑफ रिएक्शन है, तो एक ही, दोनों तरीका अलग हो सकता है, रेट ऑफ रिएक्शन एक ही आएगा। अब इसको इक्वेट करो, इसको इक्वेट करो, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन दोनों सेम हो सकते हैं ना। इसको इक्वेट करो, इसको मत इक्वेट करो। क्यों? क्योंकि हमें बी को इलिमिनेट करना है। तो डायरेक्ट मैं अगर लिखूं यहाँ पे तो क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं कि dV अपॉन dt इक्वल टू K1 A के पावर में 1, ताकि हमें बी इलिमिनेट कर सकें। समझ पा रहे हो कैसे लिख दिया ना हमने? ये रेट ऑफ रिएक्शन एक तरीका से है, एक तरीका से है। ये भी दोनों रेट ऑफ रिएक्शन बराबर होंगे, तो ये भी इसके बराबर होगा, यानी इसके बराबर में तुम लिख सकते हो K1 A के पावर में 1, लिख सकते हैं ना। इसके बराबर में बात क्लियर हो गया होगा। अब उसी तरह से आप डायरेक्ट अगर मैं बोलूं कि A से हमने अगर C गया, तो ऐसे कैसे लिख सकते हैं? dC अपॉन dt कैसे लिख सकते हैं? ये K2 है, K2 और A के पावर में 1। क्यों? क्योंकि ये हमेशा रिएक्टेंट के लिए लिखा जाता है। हमने dC और dB को एलिमिनेट करना है, हमारा टारगेट है एलिमिनेशन। हमने इसको कुछ इस फॉर्म में लिख दिया। अभी तक कोई डाउट क्यों है? अब ध्यान रखें, अब इस दोनों का वैल्यू से पुट कर देते हैं, इस दोनों का वैल्यू से पुट कर देते हैं। माइनस dA अपॉन dt, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन dt, यानी A को कम होने का स्पीड कितना है? A का कम होने का स्पीड कितना है? लास्ट स्टेप में कुछ नहीं लिखा है, लास्ट स्टेप में इतना कंफ्यूज नहीं होना है सर। लास्ट स्टेप में क्या लिखा है? सिंपल सा है, लास्ट स्टेप में ऐसा कुछ भारी भरकम हमने नहीं लिख दिया है। सिंपल सा तरीका है कि यहाँ से रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखोगे? रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखोगे? रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे K1 A के पावर में 1, और ये रेट ऑफ रिएक्शन अगर मैं तुमसे बोलूं कि पार्ट 1 से dB अपॉन dt पार्ट में लिखो, तो ये प्रोडक्ट है, dB अपॉन dt लिख सकते हो ना, बस बात खत्म। और यहाँ से अगर A से गया C और ये K2 है, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या लिख सकते हो? K2 कंसंट्रेशन ऑफ A, ये रिएक्टेंट के टर्म में लिखा जाता है। अगर हमें पार्ट 1 से लिखना है तो dC अपॉन dt लिख सकते हैं ना, बात खत्म। बता रहा हूं, समझ में आ गया? 15 तेजस। अब यहां से A का कम होने का स्पीड कितना है? ये यहां तक क्लियर हो गया सबको? देख लो एक बार। यहाँ मैं डी अपन डी नहीं लिखा हूँ, माइनस डी अपन डी ये लिखा हूँ, जान बुझ के एलिमिनेट करना। यहाँ तक सबको क्लियर? किसी को डाउट है किसी स्टेप में? हैव एनी डाउट? चलो, तो यहाँ से हम dB और dC को एलिमिनेट करना चाहते हैं। डी अपॉन dt क्या है? डी अपॉन dt जो है वो ये है कि A का कम होने का स्पीड कितना है? क्या होगा? dB के बदले क्या लिखते हैं? K1 A ये वाला, और dC है, dC के बदले क्या लिखते हैं? K2 A, ठीक है। तो A का कम होने का स्पीड d अपॉन dt, A किस स्पीड से कम होता है? इक्वल टू K1 प्लस K2 अपॉन A, K1 प्लस K2, यानी A का कम होने का स्पीड ये है। और थोड़ा सा इंटीग्रेटेड रेट लॉ याद करो, ये से बनता था प्रोडक्ट, याद है तुम लोग इंटीग्रेटेड रेट लॉ जब फर्स्ट ऑर्डर के लिए पढ़ाते थे? माइनस डी ए अपॉन dt लिखते थे और यहाँ लिखते थे K
कंसंट्रेशन ऑफ ए, याद है ना? ये बातें याद है कि नहीं है? फर्स्ट ऑर्डर में जब लिखा करते थे, सेम वही तो आया। एक का कम होने का स्पीड कितना है, बस के के बदले क्या आ गया, k1 प्लस k2 आ गया, k1 प्लस k2 आ गया। तो जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ में तुम्हें याद है वही ये सब चीजें, नया चीज नहीं है। बस के के जगह पे नया क्या आ गया, k1 प्लस k2, और k1 प्लस k2 को हम बोलते हैं k इफेक्टिव, k इफेक्टिव, और इसको हम बोलते हैं k1 प्लस k2। अब यहां से अभी तक तुम्हें कुछ भी चीज इसमें से जानने की जरूरत नहीं, अगर नहीं भी आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो, तुम्हें फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट लॉ याद है, k इक्वल टू होता था। अब k के बदले तुम हर जगह k1 प्लस k2 लिखोगे, k इफेक्टिव, k के जगह पे हर जगह k इक्वल टू क्या होता है, 2.303 अपॉन t log k नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन और फाइनल कंसंट्रेशन, यानी ए का कम होने का स्पीड। अभी हम ए के बारे में सब कुछ बातें कर रहे हैं, जो कुछ भी बातें कर रहे हैं ए के बारे में कर रहे हैं कि ए कितना कम हुआ, कितना बना, किस टाइम पे कितना बना, कितना है, ये के है, और ये के यहाँ इफेक्टिव लेते हैं। और तुम्हें याद होगा हाफ लाइफ टाइम के बारे में, फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या लिखा करते थे, 0.693 अपॉन के लिखा करते थे। लेकिन अब के नहीं लिखेंगे, के इफेक्टिव लिखेंगे, और के इफेक्टिव क्या होगा, k1 प्लस k, के इफेक्टिव क्या होगा, k1 प्लस k। तो अभी तक हमें ये दो बातें समझ में आई। बातें क्या समझ में आई कि हर जगह और तुम्हें के की जगह पे नया के लेना है और दोनों के का सम लेना है। ये सब हम बातें कर रहे हैं के रिगार्डिंग, ये सब तुम्हें चीजें समझाया, कोई जरूरत नहीं है डायरेक्ट तुम अब समझो इस बात को कि अगर तुम्हें ए के बारे में कुछ पूछा जाए, ये कितना कम हुआ, कितने टाइम पर कितना बना, तो तुम हर बार के को के इफेक्टिव से रिप्लेस कर देना। और के इफेक्टिव क्या होता है, दोनों का सम। हाफ लाइफ टाइम में भी इसमें भी इतना लिखो, कोई डाउट हो तो बोलो, नहीं तो मैं एक क्वेश्चन तुम्हें देता हूँ, तुम सोल्व कर दो। इतना ही मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, खत्म नहीं हुआ है, बट इतना ही एक क्वेश्चन देता हूँ ताकि तुम्हारे और क्लियरिटी बढ़े। तो हम यहाँ से बात किए कि ए का कंसंट्रेशन का, ये बात किया ए का कंसंट्रेशन कितना हो, कितने टाइम पे, दिस वन बी कंसंट्रेशन ऑफ ए एट एनी टाइम। अब इसको हमने ड्राइव नहीं किया है, मतलब ये इंटीग्रेटेड रेट वाला डायरेक्ट लिख दिया है, बस के इफेक्टिव के को के इफेक्टिव से रिप्लेस कर दिया। के विल बी replaced by k effective and k effective is the sum of k1 plus k। चलो बात हो गई, क्या क्या ये सब लिख लिए तुम लोगों ने, यहाँ तक किसी को डाउट है? दो मिनट और नहीं बना क्या यहाँ तक बातें क्लियर हो गई सबको? यहाँ से यहाँ तक बातें अगर मैं एक बार कंक्लूड कर दूं तो कुछ भी नहीं किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर पैरेलल रिएक्शन आता है तो तुम्हें किसी टाइम पर के निकालना है, सॉरी इसका इंटीग्रेटेड रेट लॉ फर्स्ट ऑर्डर का फार्मूला लिखना है, तो के की जगह पे के इफेक्टिव लिखो, बात खत्म, बात वहीं पर खत्म हो जाती है। बस इतना समझाया था। तो अगर बात को डायरेक्ट खत्म करना है तो तुम इस बात को जानो कि हर जगह के जगह पे के इफेक्टिव लिखा जाए। अभी मतलब कॉन्सेप्ट खत्म नहीं हुआ, बी और सी के बारे में हमने बात नहीं किया। अभी जो भी हमने बात किया है, ए को कम होने का स्पीड कितना है, ये किस स्पीड से कम होगा, या किसी टाइम में कितना बनेगा, या उसका के क्या होगा। चलो एक क्वेश्चन आपके साथ तो देखते हैं इसका सही आंसर आता है, कौन एडवांस का तैयारी कर रहा है।
चलो लिखो। क्वेश्चन है, एक रिएक्शन है ए K1 B C K2 K1 upon K2 equal to 1/2 K1 equal to 0.693 आवर्स इनवर्स। पूछा है क्वेश्चन में हाफ लाइफ of the decomposition of A in मिनट। मिनट में क्या होगा? ऑप्शन है 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट। जल्दी से बता दीजिए, देखते हैं कौन जल्दी बना पा रहा है। कितना कंसेंट्रेट इस तरह से आपको पूछा जाएगा, मतलब अगर यही मेंस वगैरह में पूछा जाएगा इस तरह से पूछ लिया जाएगा। तो आपसे उत्तर आ जाना चाहिए। इसका किसका आ गया? देखते हैं कौन पहला आंसर देता है। बिल्कुल एक आंसर आ गया, स्टोन हार्ट। और करेक्ट आंसर भी। सेकेंड आंसर आया आदर्श का, वो भी सही है। और आया पानी का, वो भी सही है। आयन तंबोली इसका भी सही है, बिल्कुल सही। आसान है ना? आसान है। क्या है? हाफ लाइफ टाइम निकालना है, क्या हो जाएगा? 0.693 अपॉन K1 प्लस K। बस इतना कंसेप्ट काफी है हमारे लिए, हम जानते हैं, हो गया हमारा काम। 0.693। यहाँ से K1 और K2 के बारे में सोचेंगे तो K2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2K1। K2 इक्वल टू हो जाएगा 2K1। यहाँ से हो जाएगा K1 प्लस K2 के बारे में अगर हम लिखेंगे तो K2 क्या लिखेंगे? 2K1। यहाँ से हो जाएगा 0.693 अपॉन 3K1। हो गया। K1 का वैल्यू पुट कर दो। K1 का वैल्यू है कितना? 0.693। ये आ गया इतना। ये K1 का वैल्यू आवर्स इनवर्स में ऊपर जाएगा तो आवर बन जाएगा, 1/3 आवर्स हो गया। मिनट में चाहिए 1/3 × 60, 20 आ गया, 20 मिनट। 5-6 करेंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। सोहम आदर्श परी आयन साक्षी और पायल लास्ट में। अभी और भी क्वेश्चन पूछेंगे, अब तक के लिए आगे का कॉन्सेप्ट अभी बनाई नहीं है, अभी आगे का कॉन्सेप्ट। अब तुम्हें आगे का कॉन्सेप्ट समझना है। अब हम नेक्स्ट ये बात करते हैं बीटी, यानी किसी टाइम पर ये बीटी है, किसी टाइम पर बीटी कितना बनेगा के बारे में तो हमने बात किया। बीटी के बारे में बात किया कि बी कितना बनेगा, बी कितना बनेगा। तो अभी अभी तुम्हें याद होगा मैं लिखा था कि dv अपॉन dt इक्वल टू प्रोसेस याद करो K1 K। अब तुम्हें याद होगा जब मैं ग्राफ बनवा रहा था इंटीग्रेटेड फर्स्ट ऑर्डर में, एक वैल्यू लिखा था a इक्वल टू a नॉट e के पावर माइनस kt लिखा था ना, याद होगा तुम लोगों को। इससे हम एक ग्राफ भी बनाया था हमने, कर्व वाला एक्सपोनेंशियल ग्राफ। ये इंटीग्रेटेड फर्स्ट ऑर्डर में लिखा था a इक्वल टू a नॉट e के पावर माइनस kt। बात हमने लिखा था इंटीग्रेटेड फर्स्ट ऑर्डर में जाके देखना मिलेगा।
या ग्राफ बताते समय बताया। और यहाँ पर क्या करेंगे, dv अपॉन dt, याद है कहाँ से लिख दिया मैंने, इसका बनने का स्पीड इसके टर्म में, रेट ऑफ रिएक्शन और ये रेट ऑफ रिएक्शन, ए से बी हम जा रहे हैं, यानी हम dt के बारे में बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम dv अपॉन dt को लिख देंगे k1, k1 के बदले हम लिखेंगे, सॉरी k1 के बदले हम लिखेंगे, k1 के बदले k1 ही रहेगा, ये तो केवल है कि इफेक्टिव नहीं है, ध्यान रखना, ध्यान से ए, इसके मतलब हम किस टर्म में ए नॉट ई के पावर, अब यहाँ की है, हर बार की की जगह पे तुम लिखोगे k1 प्लस k, ये मैं तुम्हें प्रोसेस बता रहा हूँ, तुम्हें करना नहीं, डायरेक्ट इसका तरीके याद रखना। अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता दूं तो तुम सोचोगे क्या क्या बता दिया, थोड़ा प्रोसेस से लेके जाएंगे तो समझ में भी आएगा कि क्या क्या हुआ है, ठीक है, तब थोड़ा दिमाग भी लग पाएगा, अदरवाइज हमें फाइनल तो फॉर्मूले पे ही जाना है। अब क्या करेंगे यहाँ पे, इस dt को इधर लेके जाएंगे, तो ये t यहाँ है, dt यहाँ है, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। तो मैं इंटीग्रेट वाला पार्ट यहाँ नहीं उठा रहा, क्योंकि कोई मतलब नहीं है कि इंटीग्रेट करें हम, ठीक है, यहाँ लेके जाके और यहाँ से इंटीग्रेट कर, वैल्यू लिमिट पुट कर देंगे टाइम का और कितना dv, हमें इंटीग्रेट से कोई लेना देना है नहीं, हम डायरेक्ट बोल रहे हैं इंटीग्रेट करना चाहते तो कर सकते, क्या करेंगे इंटीग्रेट करना, इंटीग्रेट करने के बाद डायरेक्ट जो वैल्यू आता है bt, इसी टाइम पर कितना bt बना, यानी कंसंट्रेशन ऑफ b कितना बना, वो बनेगा k1, ये भी याद करने की जरूरत है, मैं याद करवा दूंगा, k1 a नॉट अपॉन k1 प्लस k, याद बहुत फल लगता है, डर लगता है कि ब्लैक माइनस, यहाँ लिख देंगे e की पावर माइनस k1 प्लस k2 t, ये dt का है, मतलब b का बनने का ये फॉर्मूले भर के लिए, फॉर्मूले भर के रखना, मैं तो फिर जब न्यूमेरिकल्स बनवाऊंगा तो तुमसे बताऊंगा कि ये फॉर्मूला भी याद करने की कोई जरूरत नहीं। अब बताओ मुझे ct क्या लिख सकते हो, मैं अब ct भी इसी तरह से लिखेंगे, dc अपॉन dt k1a, ये पुट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो ct बता दो मेरे को, इसी पे क्या लिख पाओगे, ct क्या लिख पाओगे, ct किसी टाइम पर कितना बनेगा, जल्दी बताओ ct क्या बनेगा। तो यहाँ से यहाँ गए थे तुम तो k1 लिखे, यहाँ से यहाँ जाओगे तो क्या लिखोगे k2, और यहाँ लिखोगे a नॉट, और यहाँ क्या लिखोगे k1 प्लस k2, ये तो यही रहेगा ना, यानी k1 को रिप्लेस कर देना k2 से, इसको मत कर देना, 1 माइनस e के पावर माइनस k1 प्लस k2, बस एक ही चेंज आएगा, ये वाला चेंज है, बाकी कहीं चेंज नहीं आएगा, बाकी हमें कहीं नहीं चेंज आएगा, ए नॉट भी वही रहेगा, ये से ही बना है ना, ए नॉट भी वही रहेगा। अब मुझे बताओ कि bt अपॉन ct का वैल्यू क्या होगा, रेशियो ऑफ, तुमसे क्वेश्चन पूछ देगा कि bt अपॉन ct का वैल्यू क्या होगा, व्हाट इज रेशियो ऑफ bt अपॉन ct, bt अपॉन ct का वैल्यू क्या होगा, बिल्कुल एक आंसर आया पायल का k1 अपॉन k, सही है। तो मान लो तुमसे अगर क्वेश्चन में फर्स्ट ऑर्डर दे रखा होगा, ठीक है, एक पैरेलल रिएक्शन दे रखा होगा, तुमसे डायरेक्ट पूछे कि bt और ct का रेशियो बताओ, तो तुम क्या ये निकालने की तुमको जरूरत है क्या, नहीं, सिंपल सा k1 और k2 को डिवाइड करो, हमारा रेशियो चला आया, मतलब bt किसी टाइम पर कितना बना और ct उस टाइम पर कितना बना, दोनों का रेशियो k1 अपन k2 होगा, इस में ताम झाम निकालने की जरूरत है कि जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनता जाएगा उतना हम उसको फिल्टरेट करते जाएंगे, हाँ ये आता है, उसको हम डायरेक्ट भी बोल सकते हैं कि हमें ये चीजें प्रोसेस, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि तुम ये मत जानो कि कहाँ से डायरेक्ट करने लगती है, ये सब टर्म क्या है, टर्मिनोलॉजी क्या है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, अदरवाइज डायरेक्ट हम बनाएंगे bt अपॉन ct इक्वल टू k1 अपॉन k2, बात खत्म।
अगर क्वेश्चन में पूछता है K1 K2 का वैल्यू निकाल देंगे तो BT और CT का वैल्यू निकल जाएगा। अब मुझे बताओ जब BT और CT जब बन गया तो हम किसी टाइम पे निकाल दिए तो परसेंटेज ऑफ BT क्या होगा, किसी टाइम पर परसेंटेज क्या होगा, तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या निकालोगे, BT का कंसंट्रेशन उस टाइम में और डिवाइड बाई टोटल कंसंट्रेशन BT प्लस CT इनटू क्या कर देंगे 100। अब मैं अगर परसेंटेज निकालना है तो क्या मैं BT निकालने जाऊंगा क्या, नहीं, BT इक्वल टू क्या है K1 और BT प्लस CT यानी K1 प्लस K2 इनटू 100। अगर हमें BT का परसेंटेज निकालना है तो भाई जरूरी तो है कि इसका निकालू कंसंट्रेशन, इसका निकालू और इसका फिर डिवाइड करूं, फिर हम दोनों कैसे करें, डायरेक्ट यहां से निकाल देंगे K1 K2 का वैल्यू आ जाएगा। उसी तरह से तुम्हें CT का परसेंटेज निकालना है तो परसेंट कंसंट्रेशन ऑफ CT और CT के बदले क्या लिख देंगे K2 अपॉन टोटल BT प्लस CT, BT के बदले ये दोनों है K1 प्लस K2। क्या इसमें हमने क्या प्रॉब्लम, किसी टाइम पर BT किसी टाइम पर CT दोनों का रेशियो ये BT CT और ये BT का परसेंटेज और CT का परसेंटेज। तो A नॉट निकाला तो हमने तुम्हें सिखाया है A नॉट A कैसे निकाला जाएगा 80। उसके बाद हमने BT बताया, तो फार्मूला याद रखना कहीं पूछ लेगा तो हम बता देंगे। CT ये निकाला, BT और CT का रेशियो निकाला और BT और CT का परसेंटेज निकाला। अब देखो यहाँ पे, अब इसका जब मैं तुम्हें न्यूमेरिकल दूंगा ना तो इसका मीनिंग बताऊंगा, ये भी याद करने की जरूरत नहीं है, मैं इस पे तुम्हें वहां पर और थोड़ा न्यूमेरिकली समझा दूंगा। और देखो यही डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, अब ये वहां पे समझाऊंगा, एक इतना में से इतना मल्टीप्लाई हुआ है, यही डिग्री ऑफ डिसोसिएशन A का A नॉट अपॉन X का वैल्यू है, यानी इतना परसेंट डिसोसिएट हुआ है। तो अगर क्वेश्चन में पूछता है तो तुम न्यूमेरिकल बना रहे थे लेवल 2 में क्वेश्चन आया था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ध्यान दियोगे नहीं स्टेटमेंट ट्रू था या फॉल्स था, उसमें वर्ड लिखा था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है, तो यही डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में जो वैल्यू है वो 1 माइनस e के पावर माइनस K1 प्लस K2 e, ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का वैल्यू है। दिस वन इज वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। कोई पूछेगा कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, ये है। तो अभी तक हमें 5-6 टर्म पढ़ लिए, जरूरी नहीं कि जे एडवांस के है तो मेंस में नहीं पूछेगा, पूछ लेगा तो के इफेक्टिव पूछ लेगा, हाफ लाइफ टाइम A नॉट का पूछ लेगा, BT अपॉन CT का रेशियो पूछ लेगा, BT का परसेंटेज पूछ लेगा, CT का परसेंटेज पूछ लेगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डायरेक्ट वैल्यू पूछ लेगा, BT और CT का परसेंटेज, BT और CT का फार्मूला पूछ लेगा डायरेक्ट। तो पूछने का 10 क्वेश्चन है इसका, सिंपल। ठीक है, अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा और आगे बातें करना चाहता हूँ। बात ये करना चाहता हूं मैं, ये तो हमारा हो गया सब कुछ, मैं बात ये करना चाहता हूं कि मैं यहाँ पर कोएफिशिएंट नहीं लिया, तो जो कुछ भी चीजें मैं तुम्हें बताया वो विदाउट कोएफिशिएंट है 1 के लिए। अगर मैं इस न्यूमेरिकल को चेंज कर दूं और कोएफिशिएंट ले, मान लो यहाँ पर A है 2 लिख दिया गया, यहाँ पर B बना, A2 बना, उसको कोएफिशिएंट ये है और यहाँ A3 बना, ये पूरा टर्मिनोलॉजी फिर से चेंज हो जाएगा। तो मैं तुम्हें सब चीजें समझा दिया हूं, ये सब क्या क्या है, 5-6 चीजें तुम्हें बताया मैंने, ये सब क्या क्या है। तो कोएफिशिएंट अगर आता है तो मैं 1 बाय 1 सारा टर्मिनोलॉजी लिख दे रहा हूँ कि डायरेक्ट तुम कैसे कैसे निकालोगे। तो हमारा पहला नंबर है K इफेक्टिव, अगर कोएफिशिएंट है पहला हमारा K इफेक्टिव कैसे निकाला जाए। K इफेक्टिव में सिंपल सा, तुम पहले K1 K2 निकालते थे और N1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, K इफेक्टिव निकल जाएगा। और जब K इफेक्टिव निकल जाएगा तो हाफ लाइफ टाइम हो जाएगा अपना कितना 0.693 अपॉन, अब डायरेक्ट लिखोगे इफेक्टिव, जब K इफेक्टिव लिखने आता है क्या प्रॉब्लम, और K इफेक्टिव इक्वल क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन टाइम लॉग A नॉट अपॉन A, ये के रिस्पेक्ट में हमने बात किया है।
तीसरा के इफेक्टिव निकालने का ये तरीका, बस उसके n1 जो है इसका कोएफिशिएंट उससे मल्टीप्लाई मार हो जाएगा के। अगर बात करेंगे हम कि के इफेक्टिव निकल गया, अल्फा निकाल, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल, 1 माइनस ई, अब वहां देखो के इफेक्टिव ही है, वहां भी के इफेक्टिव ही है, तो माइनस n1 और k1 प्लस k2, बस इसके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई मार, k1 k2 और ये 3 हो जाएगा, ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये के इफेक्टिव से a0 a2, ये हाफ लाइफ लाइन और के इफेक्टिव निकालने का तरीका हो गया। फोर्थ वन में अगर हम बात करें बीटी क्या होगा, बीटी ये होगा बीटी, तो बीटी हो जाएगा n2 k1 n0 अपॉन n1, ये n2 अपॉन n1 होता है, और ये नीचे के इफेक्टिव होता है k1 प्लस k2, बार बार के इफेक्टिव आता है, तो यहाँ पर बस सिंपल से के इफेक्टिव ही रहेगा वो वाला, यहाँ n2 से मल्टीप्लाई होता है, बाकी सब चीजें सेम रहेगा, 1 माइनस ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन t के पावर माइनस n1 k1 प्लस k2, और ये हो गया t। फोर्थ वन ct कितना होगा n3 अपॉन n1, और ये हो जाएगा k2 k0, नीचे दिख रहा है k1 प्लस k2, तो ध्यान होगा ये के इफेक्टिव है, और यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस t के पावर माइनस n1 k1 प्लस k2, और ये t हो जाएगा, और ये bt निकाला ct निकाला, हमने bt निकाला ct निकाला, बस उसके जवाब तुम के इफेक्टिव को थोड़ा ध्यान में रखना, ये देखो नीचे के इफेक्टिव है, नीचे के इफेक्टिव है, और अगर k2 लिखा है तो उसके यहाँ पर k1 है, k2 लिखे हो उसके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई मारो, k1 लिखे हो तो इसके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई मारो, थोड़ा सा मीनिंग भी और समझाऊंगा न्यूमेरिकल के साथ, तो बीटी और सीटी हमने निकाल दिया, अब निकाल देंगे बीटी अपॉन सीटी, तो 4 नंबर 5 नंबर और 6 नंबर, तो बीटी अपॉन सीटी जो हो जाएगा, जो वहां तुम लिखते थे k1 अपॉन k2, क्या हो जाएगा a इन 2k1, अब इसके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ होगा n3 k1, तो बस k1 अपॉन k2 ही होगा, अब मल्टीप्लिकेशन उसके वैल्यू से, अगर मैं 7वां नंबर बात करूं परसेंटेज ऑफ बीटी, ये हो जाएगा n2 k1, और ये हो जाएगा n2 k1 प्लस n3 k2, बस k1 ये मल्टीप्लाई होता चला जाएगा, देख रहे हो ना, ये k1 n2 k2 n3 k2, और एक नंबर अगर हम बात करें परसेंटेज ऑफ सीटी, यही वाला बात है, क्या हो जाएगा n3 k2 अपॉन n2 k1, देख सकते हो, बस अब क्या लाया गया है, यहाँ k1 है वहां पर ये दोनों को मल्टीप्लाई आ रहा है, k2 है तो इस दोनों को मल्टीप्लाई आ रहा है इनटू 100, ये आज पॉइंट हमने बताया, ठीक है। अब एक न्यूमेरिकल्स देने का टाइम आएगा, तो मैं एक न्यूमेरिकल्स दूं, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल्स करवाता हूँ, इसको लिख लो, नाउ विल स्टार्ट न्यूमेरिकल।
अब यही था पैरेलल रिएक्शन, यही था पैरेलल। तो इससे पहले कि मैं तुम्हें एक न्यूमेरिकल्स करवाऊं, तो मेरा कहना ये है कि पहले थोड़ा सा एक लास्ट स्टेप पे इसका रिवर्सिबल का बता दूं, ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन का भी बता दूं ताकि हो जाए अपना काम। इन न्यूमेरिकल्स कल भी कराते रहेंगे एक स्टेप में, और एक स्टेप नहीं, अब ये पैरेलल वाला पढ़ा दिया मैंने, ये लिख लिए होंगे। अब मैं थोड़ा सा रिवर्सिबल के लिए बता दूं। रिवर्सिबल के लिए ज्यादा हमें नहीं जानना है, रिवर्सिबल के लिए सिंपल सा जानना है। रिवर्सिबल के लिए सिंपल सा जानना है। हम बात करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। तो हम एक न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट टाइम बचेगा तो करवाएंगे, नहीं तो कल करवाएंगे। तो घर से लेके चलो, नाउ वी विल स्टार्ट रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए हम ऐसे चीजें को ए से बना प्रोडक्ट और ए से बना बी और बी से बना ए, ये फॉरवर्ड रेट है और ये बैकवर्ड रेट है। फॉरवर्ड और बैकवर्ड, फॉरवर्ड और बैकवर्ड का मतलब ये हुआ कि कुछ फॉरवर्ड ए से बी बना और उसी समय बी डिकम्पोज होने स्टार्ट हो गया, यानी इसका इधर बनना और इधर से इधर जाना दोनों लगा रहना, बी बन भी रहा और बी घट भी रहा। यानी अगर हम अभी तुम्हें मैं बताया था कि ए से बी बन रहा था और बी से सी बन रहा था, इसका घटने का स्पीड दोनों के बनने के सम के बराबर था, बनने की स्पीड के सम के बराबर था। लेकिन यहाँ पर ए बढ़ भी रहा है, ये घट भी रहा है और ये इधर से इसको बढ़ा भी रहा है। तो ऐसा होगा ये 10 मोल इधर जा रहा होगा तो 4 मोल इधर बन भी रहा होगा। ऐसा हो सकता है ना कि 10 मोल डिकम्पोज हो रहा होगा, 4 मोल 10 मोल कम हो रहा होगा, 4 मोल बन भी रहा होगा। तो बनना और घटना और बढ़ना एक साथ लगा है, भले कोई ज्यादा या कोई कम होगा ना। उस केस में अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहें या उसका स्पीड लिखना चाहें, तो एक बन रहा है और एक घट रहा है। अपने टेक्स्ट बुक में भी इस बात को डिस्कशन किया है। तो अगर मैं एग्जांपल लेके समझाऊं तुम्हें H2 प्लस I2, ये अपने टेक्स्ट बुक का एग्जांपल है कि K1 और K2 फॉरवर्ड और बैकवर्ड किया। तो हम यहाँ लिखेंगे रेट, यानी रेट जो हो जाएगा इसके बनने का, इधर बनने का स्पीड और ये उसी समय घट भी रहा है। एक बन रहा है घट रहा है, 10 बन रहा है 4 घट रहा है, 10 इधर बन रहा है 4 फिर ये घट रहा है 10 और 4 बन भी रहा है। इसका जो रेट लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा K1 H2 और I2। इसका घटने का मतलब इसके घटने का स्पीड माइनस और इसका बनने का स्पीड K2 HI का होल स्क्वायर। ये है K2। अगर इसका हमें लिखना है तो रेट लिखेंगे हम इसका A से B, यानी K फॉरवर्ड और H2 K फॉरवर्ड कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस K बैकवर्ड कंसंट्रेशन ऑफ B, यानी इसका बनने का स्पीड और ये घटने का स्पीड दोनों का माइनस सब्ट्रैक्शन के बराबर होगा। बस इतना ध्यान रखना, विशेष नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। इस पे तुम एक लेवल 3 का न्यूमेरिकल्स बनाओगे। लेवल 3 के न्यूमेरिकल्स में एक क्वेश्चन ऐसा ही दिया है, सेकंड नंबर वाला लेवल 3 में। लेवल 3 में कुछ क्वेश्चन ऐसा ही दिया है, तो ऐसा रेट लिखा है तुमसे, केवल क्वेश्चन पूछ रही K अपॉन KB क्या होगा। तो देखो यहाँ जो वैल्यू लिखेगा ना वो फॉरवर्ड होगा और यहाँ जो वैल्यू लिखेगा वो बैकवर्ड होगा। तुम दोनों को डिवाइड मार दोगे, आंसर आ जाएगा। समझ में आएगा? तुम रेट ऐसे लिख के दिया है लेवल 3 में। सेकंड क्वेश्चन देखना,
क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 है 3 है, इसी के आसपास। एक रिवर्सिबल रिएक्शन के लाइन से लिखा हुआ है और पूछा है के अपन के भी क्या होगा। तो यहाँ जो डेटा लिखा होगा फॉरवर्ड का होगा, यहाँ जो डेटा लिखा होगा बैकवर्ड का होगा। तो के अपन के वहां से डेटा उठा के डायरेक्ट दोनों क्या कर देना है। इस टाइप के क्वेश्चंस को देखो, ये सब क्या है, बस हमें जानने की जरूरत है कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, अदरवाइज बनाना आसान हो जाता है ये सब क्वेश्चन। अब कहने के लिए पैरेलल रिएक्शन एडवांस में, लेकिन बनाना उतना आसान हो जाएगा, लेकिन उस टर्म को तुम्हें जानना पड़ेगा। और जो चीज हार्ड होते है उसमें आसान क्वेश्चन आता है, और इजी क्वेश्चन आता है उसको टफ बनाया जाता है। हार्ड चीजों में से आसान चीजें डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। ये रिवर्सिबल है, बाकी विषय सब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक्स टू ऑल। कोई डाउट होगा तो बोलना।